ओम पद्मासन से षष्ठम भाग। राज्य स्टेट की स्थापना की आवश्यकता समाज में न्याय स्थापना की पूर्ति हेतु परम सत्ता द्वारा प्रेरित साधन रूपी कृति है। समाज में पूर्ण न्याय की व्यवस्था ही राज्य द्वारा प्रतिपादित शिवत्व स्थापना की क्रिया विधि का मूलभूत अंग है। शिवत्व संतुलन में है, संतुलन ही शासन का साध्य है। जिस प्रकार एक मानव अपना जीवन जीते समय यदि सन्मार्ग का अनुसरण अनासक्त भाव से करते हुए अपने सभी क्रियाकलापों में सामंजस्य तथा संतुलन बिठा लेता है, अर्थात पहले मर जा फिर जी जा फिर मुझ में समा जा वाली क्रिया विधि को जीवन में अपना लेता है, तब उसे सांसारिक माया जाल किसी गफलत में नहीं डाल पाता। इस अवस्था में मानव सांसारिक उद्वेगों पर इंद्रिय संयम द्वारा विजय प्राप्त कर लेता है। दूसरे शब्दों में स्वयं पर शासन करने में समर्थ हो जाता है। स्वयं पर शासन की अवस्था व्यक्ति के व्यक्तित्व में संतुलन स्थापित करती है। इस अवस्था को प्राप्त करने पर ही शिवत्व बोध हेतु मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसी अवस्था ही पूर्णत्व की अवस्था, कंटेंटमेंट की अवस्था कहलाती है। उक्त अवस्था प्राप्त मानव में शारीरिक तन्मात्राओं का तारतम्य उसे साम्य अवस्था का संतुलित जीवन दर्शन कराते हुए आदर्श जीवन जीने की क्षमता प्रदान करता है। मानव व्यक्तित्व की तरह मानव समाज भी सोशल लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ठीक इसी तरह सामूहिक जीवन पब्लिक लाइफ में राज्य सत्ता स्टेट पावर के माध्यम से समाज में संतुलन स्थापित किए जाने हेतु न्याय संतुलन शिवत्व लॉ ऑफ द लैंड का अनुपालन राज्य की इच्छा शक्ति कोएर्सिव फोर्स ऑफ द स्टेट द्वारा कराया जाता है। शासक द्वारा प्रक्रिया राज्य प्रशासन को संचालित करते समय उसी मनोयोग से की जाती है जैसे कि एक योगी अपनी इंद्रिय संयम को साधते हुए अपनी प्रखर प्रज्ञा द्वारा इच्छा शक्ति उत्पन्न करके करता है। जिस प्रकार मानव शरीर उसके संचालन हेतु एक मार्गदर्शन की आवश्यकता अनुभव करता है, उसी प्रकार समाज तथा राज्य भी अपने संचालन हेतु शासन सत्ता से मार्गदर्शन की आवश्यकता अनुभव करता है। उक्त मार्गदर्शन व्यक्ति अपने स्वयं के अंतःकरण में स्वीकृत मानदंड से प्राप्त करता है, जिसका आधार मानव धर्म है। इसी मानव धर्म के परिप्रेक्ष्य में राइटियस पाथ के आधार पर राज्य सत्ता अपने मार्गदर्शन हेतु अपना संविधान तथा अतिरिक्त विधि विधान निर्मित करती है। यह प्रक्रिया राजयोग में पारंगत आत्माओं द्वारा अनासक्त भाव से संपादित की जाती है, अर्थात व्यक्ति तथा राज्य दोनों के मार्गदर्शन का आधार एक सन्मार्ग राइटियस पाथ ही है। दूसरे शब्दों में इसलिए आज भी पूर्ण विश्व में कोई भी देश तथा वहाँ की सत्तासीन हस्ती सत्य न्याय ईमानदारी के मार्ग पर चलने का सिद्धांत समर्थन ही करती है, विरोध नहीं। अतः जैसे एक व्यक्ति का जीवन तथा भविष्य सन्मार्ग की शरण में जाने पर उज्जवल होता है, ठीक उसी प्रकार एक राज्य स्टेट की डे टू डे लाइफ तथा भविष्य उसके शासकों द्वारा सन्मार्ग के तहत मार्गदर्शन करने पर उज्जवल होना नैसर्गिक प्रक्रिया का अंग है। सामूहिक जीवन में पब्लिक लाइफ में स्टेट के माध्यम से साम्य स्थापित करने की प्रक्रिया में मानव सभ्यता जनतंत्र के माध्यम से प्रयत्नशील है। जिस प्रकार शरीर में विभिन्न तन्मात्राओं जैसे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार प्रमाद आदि द्वारा व्यक्तित्व में संतुलन तथा साम्य स्थापना में बाधा उत्पन्न की जाती है, ठीक उसी प्रकार राज्य के बॉडी पॉलिटिक में संतुलन तथा साम्य स्थापना में विभिन्न सोशल ग्रुप्स द्वारा इंटरेस्ट ग्रुप्स के रूप में आपसी खींचतानी भी बाधा का कार्य करती है। मानव शरीर में सूक्ष्म सत्ता के रूप में 33 करोड़ तन्मात्राएं कार्यरत हैं। इनके मध्य पूर्ण संतुलन ही पूर्ण व्यक्तित्व निर्माण की मूलभूत आवश्यकता है।
तभी साम्य की स्थापना संभव है। परम ब्रह्म की सत्ता जो सत्यम शिवम सुंदरम का आगाध स्रोत है, उसके द्वारा 33 करोड़ सकल चराचर में व्याप्त तन्मात्राओं का संचालन भी सूक्ष्म सत्ता के रूप में कारण सत्ता द्वारा किया जा रहा है। यही कारण सत्ता सन्मार्ग के आधार पर भूत दर्शन का प्रतिबिंब विचार के रूप में है। यह विचार ही प्रकाशना रेवलेशन के रूप में ईश्वरीय संदेश बनकर समय समय पर मानवता के उद्धार हेतु ईश्वर द्वारा चयनित मानव माध्यम से जन कल्याण हेतु प्रवाहित होता है। इसी प्रकार स्टेट की बॉडी पॉलिटिक में भी समाज में भी विद्यमान सभी इंटरेस्ट ग्रुप्स की पूर्ण भागीदारी द्वारा नियमन करने पर बॉडी पॉलिटिक को इक्विलिब्रियम की ओर ले जाने में मूलभूत घटक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह स्टेट की बॉडी पॉलिटिक में पूर्ण संतुलन तभी स्थापित हो सकता है जबकि स्टेट फंक्शनिंग में जितने भी इंटरेस्ट ग्रुप्स हों उन्हें अपनी जायज़ भागीदारी मिले, ताकि यदि कोई इंटरेस्ट ग्रुप या ग्रुप्स दूसरे किसी ग्रुप या ग्रुप्स के हित संवर्धन का सन्मार्ग अवरुद्ध करें तो उन्हें लॉ ऑफ द लैंड के आधार पर कोएर्सिव फोर्स ऑफ द स्टेट द्वारा सख्ती से रोका जा सके। यदि शासक सत्ता में बैठे हुए लोग जैसे कि उन्हें लेटर एंड स्पिरिट के आधार पर लॉ ऑफ द लैंड को लागू करना चाहिए, यदि नहीं करते हैं तो उन्हें संविधान एवं संसद के प्रति जवाबदेह होना चाहिए तथा इसी अनुक्रम में दोषी पब्लिक सर्वेंट्स को दंडित किया जाना एक एक्ट ऑफ द स्टेट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शंस की तरह घटित होना चाहिए। तभी कहा जा सकता है कि बॉडी पॉलिटिक अपना कर्तव्य पालन करते हुए राज्य सत्ता का वह कार्य संपादित कर पा रही है जिस हेतु उसे संविधान तथा लॉ ऑफ द लैंड द्वारा स्थापित किया गया है। अन्यथा यदि उक्त कर्तव्य पालन करने में बॉडी पॉलिटिक यदि जानबूझकर अनदेखी करती है तब इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स उसे अपना कर्तव्य पालन करने से रोक रहे हैं। एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड यह भी स्पष्ट होता है जिन इंटरेस्ट ग्रुप्स का नाजायज अहित हो रहा है उनका प्रतिनिधित्व बॉडी पॉलिटिक के अपर्याप्त है। अतः जिस शासन व्यवस्था में सत्य न्याय ईमानदारी की बात को जानबूझकर अनदेखी किया जा रहा हो वहाँ यह स्पष्ट है कि शैतान द्वारा प्रेरित इंटरेस्ट ग्रुप्स इंसानियत के जुडिशियस पाथ को अवरुद्ध कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में समाज के प्रत्येक वर्ग जाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व राज्य के बॉडी पॉलिटिक यानी अमले में संतुलित रूप में होना आवश्यक है। राज्य की बॉडी पॉलिटिक में कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका आते हैं। एक अतिरिक्त घटक प्रेस भी है। इन लोकतंत्र के सभी स्तंभों में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, अर्दली से लेकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तक, पंचायत तथा नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों से लेकर एमएलएज, एमपीज तक तथा पाठक, लेखक से लेकर संपादक तक पूर्ण प्रतिनिधित्व समाज के सभी सोशल ग्रुप्स को इंटरेस्ट ग्रुप्स के रूप में मिलना आवश्यक है। तभी संविधान निर्माण के समय कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में आए रिप्रेजेंटेशन क्लॉज की पूर्ण करने की बात पूर्ण न्याय प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक है उठाई गई थी। आज की परिस्थितियां उक्त आवश्यकता की सार्थकता तथा सटीकता का पूर्ण बोध करा रही हैं। सिद्धांत तो इंटरेस्ट ग्रुप्स द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल
एंड लीगल फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम में कहीं भी हस्तक्षेप करने की गुंजाइश भारत के संविधान में नहीं है, परंतु वस्तुतः इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन यह हस्तक्षेप शैतानी शिकंजे के रूप में की तरह हमारे देश की बॉडी पॉलिटिक को हाईजैक किए हुए है। उदाहरणार्थ रैम्पेंट करप्शन, वेरियस स्कैम्स, हवाला ट्रांजैक्शंस, किकबैक्स इन गवर्नमेंट्स डील्स, फॉल्स इम्प्लीकेशंस एंड हार्बरिंग आदि इसके जीते जागते प्रमाण हैं। क्योंकि शैतानी माफिया जाल इस प्रकार कार्यरत है कि उसके कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका की जमात में से मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिस बियरर्स को का कब्जा रखा है, रादर यस मैन बना रखा है। यह जाल शैतान ने इन लोगों को अपने अपने हित संवर्धन का लालच दिखाकर बिछाया है। शैतान व्यक्तिगत लाभ देकर व्यक्तियों को अपने गैंग में शामिल करता है तथा उनसे सामूहिक हानि कराकर इंसानियत का गला घोंटते हुए सत्य, न्याय, ईमानदारी का मार्ग अवरुद्ध कराता है। इस प्रकार शैतान अपने मानव का शोषण कराने के कार्य में मानवों को बहकाकर लगाते हुए इसको चक्र में रत है। शैतान कुमार्ग में रत इंसानों को तरह तरह के झांसे देकर उन्हें अपने नरकगामी शिकंजे से नहीं निकलने देता। वह इंसानों से यह नहीं कहता कि ईश्वर उन्हें उनके कुकर्मों की सजा देगा, तब उनके साथ जो आज मित्र होने की बात कहते हैं उस सजा को भुगतने में भागीदारी नहीं करेंगे, बल्कि ईश्वर के समक्ष अपनी अपनी जान बचाने की गरज से सफाई देकर उसके कोप से बचने का प्रयास करेंगे। तब वहाँ वह अकेला नर्क की भट्टी में झोंका जाने के लिए इंतजार करेगा। इसे ही ब्रह्मफांस कहते हैं। शैतान कहता है, देखो तुम्हारी जाति के लोग ही तो कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका के ज्यादातर सभी पदों पर आसीन हैं और वह तुम्हें अपनी जाति का होने के कारण तुम्हारे द्वारा किए गए गलत कार्यों के लिए कदापि दंडित नहीं करेंगे, बल्कि वह तुम्हें दंडित होने नहीं देंगे। अतः तुम्हारे लिए देश का संविधान तथा कानून तोड़ना लेटर एंड स्पिरिट में पनिशेबल इन लॉ होने के बावजूद भी कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि शैतान ने अपने द्वारा बहकाए हुए लोगों को मंत्र दे रखा है, ना तू कह मेरी ना मैं कहूँ तेरी, मिल बांट के कर लो हेरा फेरी। अब वह सोचते हैं कि इसी तरह की अनदेखी करते हुए वह कुमार्ग पर चलते रहेंगे और फॉर ऑल द टाइम्स टू कम उन्हें कोई दंडित नहीं कर सकेगा, जबकि मृत्यु के बाद तो उन्हें दंडित होना ही है तथा मृत्यु के पहले भी उन्हें इसी जीवन में, इसी पृथ्वी पर, इसी देश में, इसी कानून के तहत जेल में सजा भुगतनी पड़ेगी, जैसा कि दिव्य दर्शन द्वारा अभी प्रमाणित है। क्योंकि ईश्वर के यहाँ देर है, शैतान की तरह अंधेर नहीं। अब सतयुग आ गया है। कुमार्गी सचेत हो जाएं, कुमार्ग छोड़ दें तथा अपने कुकर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। उन्हें सजा विदाउट फेल महाकाल की आंधी दिलाएगी। मानव प्रयास तो निमित्त मात्र है। यदि undue representation in various factions of the state machinery की वजह से law of the land is hindered from taking its normal course of action, तब व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से सरकार के संचालन में भागीदारी हेतु पूर्व प्रतिनिधित्व का कार्य संपादित होना अवश्यम भावी क्रिया का अंग होगा। क्योंकि बॉडी पॉलिटिक में ओवर रिप्रेजेंटेड तबके में सद्बुद्धि न आने पर यही एकमात्र विकल्प होगा। अतः जो इंटरेस्ट ग्रुप्स आज की बॉडी पॉलिटिक में ओवर रिप्रेजेंटेड हैं,
तथा सिस्टम के स्मूथ फंक्शनिंग में अड़ंगा लगाए हुए हैं। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि 1947 से 1996 तक की बदमाशी ही काफ़ी है। अब सन्मार्गी बन जाएं। जो दुष्ट पापी अपराधी हैं उन्हें अपनी जाति का होने के कारण बचाएं नहीं बल्कि सिद्धांत के आधार पर उन्हें देश के कानून द्वारा दंडित कराएं। और जिस संविधान की शपथ लेकर वह अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं उस पद के किरदार को कुमार्गियों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकें। यदि उन्हें यह हेराफेरी अपना तेरी का कुमार्ग नहीं छोड़ना है तो अपने पद को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सिलेक्शन मेरिट उनके सन्मार्गी होने का दावा करने पर बनाई गई है। यदि वह अपने को सन्मार्ग पर चलाते हुए नहीं बरतते हैं तो इस देश की जनता ऐसे पब्लिक सर्वेंट्स तथा जनप्रतिनिधियों को उनकी कुर्सियों से खींचकर पदच्युत कर देगी, क्योंकि देश की आबादी 95 करोड़ से अधिक है, जबकि यह कुमार्गी जनसेवक तथा जनप्रतिनिधियों की संख्या कुल 2.5% पब्लिक सर्वेंट का भी 2.5% ही होगी, जो कि मुट्ठी भर हैं, जिनका शोषण चक्र अब ज्यादा दिन नहीं चल सकता है। ईश्वर ने मानव सभ्यता की शुरुआत आदम को फर्स्ट मैसेज देकर की। उस वेद के संदेश को डिस्टॉर्ट करके शैतान ने भारत में एक परपेचुअल एक्सप्लॉइटेशन का सिलसिला जारी रखते हुए स्टैग्नेंट सोसाइटी स्थापित करा दी। ईश्वर ने इस शोषण चक्र को समाप्त करने हेतु उत्तर पश्चिम दिशा से यवनों को भेज दिया। उन्होंने शोषण करने वालों को युद्ध में जीता तथा गुलाम बनाकर उन पर शासन किया। परंतु ये मुस्लिम भी हिंदू समाज में बने शोषण चक्र से शैतानी चाल में आकर सभी शोषण करने की शैतानियां सीख गए और इन मध्यकालीन शासकों ने भी मुसलमान समाज में जातियां, फिरकों तथा तबकों को शोषण चक्र हेतु स्तरीकरण प्रदान करते हुए कुरान के संदेशों के खिलाफ ऊंच नीच का भेदभाव उत्पन्न करके डिस्टॉर्शन द्वारा शोषण चक्र को मान्यता प्राप्त प्रदान कर पुनः स्टैग्नेंट सोसाइटी स्थापित कर दी। तब मानवता त्राही करने लगी। ईश्वर ने इन दोनों को गुलाम बनाकर थर्ड पार्टी अंग्रेजों को इस देश की सत्ता सौंप दी। उन्होंने भी हिंदू तथा मुस्लिम दोनों समुदायों के शोषण चक्र के शिकंजे को छिन्न भिन्न नहीं किया, बल्कि ग्रास रूट लेवल पर पब्लिक कंट्रोल एंड रेगुलेशन का कार्य इसी विशेष सर्कल की सांठ-गांठ से करना जारी रखा और देश का इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करते रहे। यह सामंतवादी पूंजीवादी मानसिकता वाले हिंदुस्तानी अंग्रेजों का शासन इस देश पर अपनी स्टेटस को मेंटेन करने हेतु अक्षुण्ण रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का हमेशा विरोध करते हुए अंग्रेजों का साथ दिया। इन्हीं सामंतवादी तथा पूंजीवादी तत्वों ने भारत के आज़ाद होने पर मजबूरी में भारत के संविधान को स्वीकार तो कर लिया, परंतु ये इनके इन प्रकारेण सभी बड़े बड़े पदों पर कब्जा करके अपना शोषण चक्र इन्हीं हथकंडों को अपनाकर जारी रखा, जिन्हें शैतान ने हिंदू, मुसलमान तथा अंग्रेजों को सिखाकर मानवता का शोषण कराने हेतु तैयार किया था। अर्थात डबल स्टैंडर्ड अपनाकर भारत को उसी कॉलोनियल स्ट्रक्चर के तहत शासित रखा। इसके परिणाम स्वरूप देश पर बेहताशा कर्जा हो गया। सत्तासीन लोग तथा उसके दलाल पैसे वाले हो गए। पहले पैसा इंग्लैंड जाता था, अब यह सत्ता के दलाल काला धन बटोर कर विदेशों में जमा करने में लगे हैं।
जानबूझकर दोहरी शिक्षा नीति जारी रखी गई है। संविधान की प्रेम्बल में जस्टिस, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रदान किए जाने की गारंटी दी गई है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है, परंतु यह सब कागज पर ही रहा। यह सही है कि स्टेट्समैन, पॉलिटिकल लीडर देश तथा मानवता को विचार के माध्यम से मार्गदर्शित करता है। उसका स्वयं का डिग्री ऑफ कमिटमेंट फॉर द प्रिंसिपल्स ही उसके द्वारा शासन करने हेतु पात्रता प्रदान करता है। सुभाष गांधी नेहरू ने देश को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति देकर यदि देश सेवा की इतिश्री समझ ली होती तो शायद यह संपत्ति के रूप में उनका योगदान गौण ही रहता। वैसे भी यदि कोई राजनेता पैसे वाला है, इससे उसके द्वारा की गई देश सेवा का कोई तारतम्य नहीं है। अर्थात पहले तो राजनेता अपना पैसा देश को देने की राजनीति ही नहीं करते, यदि करें भी तो धन का दान बुद्धि द्वारा किए गए मार्गदर्शन के दान से श्रेष्ठ नहीं, अर्थात मात्र धनवान होने से किसी का सत्ता पर कोई लियन नहीं है। जबकि यहाँ राजनेताओं ने अपनी तनख्वाह चाहे 1 रुपये रखी हो, परंतु उनके सोर्स ऑफ इनकम की सापेक्षता में डिस्प्रपोर्शनेट असेट्स को देखने पर पता चलता है कि उन्होंने अपने पद को मनी सकिंग पंप के रूप में प्रयुक्त किया तथा जोंक की तरह देश का पैसा चूस लिया। जानबूझकर शिक्षा की क्वालिटी को लो ग्रेडेड बना दिया, अपने अपने बच्चों को ट्यूशन में पढ़ा दिया या घर पढ़ा लिया, स्कूल कॉलेज में क्लास लेना बंद कर दिया, फिर सबको नकल मास कॉपिंग करा दी। कहावत है, थोड़ा पढ़ा तो हर से गया, ढंग से पढ़ा तो घर से गया। हर यानी प्लगिंग, घर से यानी विदेश। हिटलर ने तो यहूदियों को सताने के लिए तरह तरह की यातनाएं देकर जेनोसाइड की थी। भारत में बिना पढ़े लिखे परंतु फर्स्ट डिवीजन तथा गुड सेकंड डिवीजन पास लाखों युवकों की फौज तैयार कर दी, जो दूसरी तरह की जेनोसाइड है। अर्थात ये युवक कहने को तो पढ़े लिखे सर्टिफाइड होल्डर हैं, परंतु वास्तव में वह ऐसे प्रोडक्ट हैं जो न तो बिना पढ़े लिखों की तरह साधारण व्यवसाय करके अपनी आजीविका कमाना पसंद करते हैं तथा न ही वह पढ़े लिखे युवकों की तरह अपनी आजीविका कमाने में समर्थ हैं। यह अधकचरे व्यक्तित्व आधुनिक प्रतियोगिता के युग में जिंदा ही मुर्दा जीवन जीने को विवश हैं। इस नई पीढ़ी की मोरल एजुकेशन बहुत पुअर होने के कारण उनमें चरित्र निर्माण का कार्य अधूरा रहा। इससे वह युवक बेरोजगार होने के कारण सत्ता के दलालों के चंगुल में आ गए और कुछ पैसों के लोभ से, नौकरी के लोभ से, लाइसेंस, परमिट या सरकारी लोन पाने वालों के लोभ से इनके यशमैन बन गए। इन्हीं युवकों को प्रयोग करके विभिन्न स्तर पर चुनाव लड़ने वालों ने जन समर्थन दिखाने हेतु जुलूस निकालकर तथा राजनीतिक दलों ने रैलियां करके अपना जनबल दिखाना शुरू कर दिया। यही एमपी एमएलएज अपने क्षेत्र की जनता के सरकारी धन को चुगे के रूप में डालकर अपनी कंस्टिट्यूएंसी पर पकड़ रखने लगे। अपना शिकंजा पब्लिक पर जकड़कर जबरदस्ती वोट लेने हेतु कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका का दुरुपयोग जाति, राजनीतिक दल तथा संप्रदाय के आधार पर सांठगांठ बनाकर अपना वर्चस्व स्थापित करने हेतु करने लगे।
जबकि भारत का संविधान तथा देश का कानून इन एमएलएज एमपीज को इस प्रकार का गवर्नमेंट मशीनरी की रैंक एंड फाइल के हस्तक्षेप करते हुए मनमानी करने का कोई अधिकार नहीं देता, परंतु इन्हीं मैनिपुलेशंस से काला धन कमाया जा रहा है। इस प्रकार पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा कमाने का विशेष सर्कल चल रहा है। यह भी सही है कि कुछ एमएलएज तथा एमपीज वास्तव में बहुत ही बढ़िया लोग हैं, सच्चे जनसेवक तथा जनप्रतिनिधि हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अलीगढ़ के कठपुला के पास बैठे भिखारी को एक सिक्का भीख भी मुश्किल से भारत में मिलती है। क्यों? इन्हें अमीर भाई से करोड़ों मिल जाते हैं, क्योंकि करोड़ों के बदले अरबों का वारा न्यारा करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अतः आज जरूरत लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन प्राचीन सभा तथा अर्वाचीन सभा के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर किया जाना आवश्यक है, ताकि जनप्रतिनिधि स्पष्ट रूप से किसी इंटरेस्ट ग्रुप का प्रतिनिधित्व करें, न कि वर्तमान में एक सीट मात्र जीतने हेतु जाति संप्रदाय तथा क्षेत्र की सांठगांठ जोड़कर 4 जगह से चुनाव लड़ते हुए एमएलएज एमपीज बने। इस तरह के लोग जनप्रतिनिधि बाद में हैं, पहले तो वह उसके एजेंट हैं जो उन्हें टिकट दिलाता है, चंदा देता है, वोट दिलाने हेतु प्रचार कराता है, अपनी जाति के वोट दिलवाता है और या उनकी जाति का है। अतः कुछ जातियां आज की संसद में ओवर रिप्रेजेंटेड हैं। इसी तरह पूंजीवादी तथा सामंतवादी तत्वों का भी ओवर रिप्रेजेंटेशन है, जबकि आम आदमी जो भारत में सैकड़ों जातियों के रूप में रहता है, उसका प्रतिनिधित्व न के बराबर है। इसी प्रकार कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा प्रेस में भी कुछ फैक्शंस ऑफ द सोसाइटी का ओवर रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए दिमाग खराब है। वह कहते हैं कि उनकी चलती है, वह जो भी कर दें वह फाइनल है, उसके खिलाफ कभी भी अपील नहीं सुनी जाती। ऐसी स्थिति में इन तत्वों को यह समझना आवश्यक है कि यदि एक बिरादरी के 4 ऑफिसर हैं और दूसरी बिरादरी के 400 ऑफिसर सरकारी पदों पर बॉडी पॉलिटिक में तैनात हैं, इसका यह मतलब कतई नहीं कि उसके द्वारा किए गए गैर कानूनी कार्य भी जायज हो जाएंगे तथा जिनका प्रतिनिधित्व जाति के आधार पर न के बराबर है, उनकी सही जायज विधि सम्मत बात भी नहीं सुनी जानी चाहिए, क्योंकि फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पॉलिटिक लॉ ऑफ द लैंड के आधार पर कार्यरत है। लॉ ऑफ द लैंड कानून न्याय प्रदान करने के लिए है। अतः यदि किसी पब्लिक सर्वेंट की जाति वाले ज़्यादा भरे पड़े हैं, तो यह फैक्टर यदि एक तरफ 18 करोड़ हों तथा दूसरी तरफ 64 करोड़ हों, तब जैसे कानूनी आधार पर फैसला करते समय कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही ओवर रिप्रेजेंटेशन किसी नाजायज बात को जायज बनाने का आधार नहीं बन सकता। वैसे इस मानसिकता में विश्वास करना कि ओवर रिप्रेजेंटेशन मनमानी का लाइसेंस है, जैसे गुंडों की संख्या हमारे समर्थकों की संख्या का 1% भी नहीं है। बड़े बड़े पदों पर जो नॉमिनेशंस द्वारा नियुक्तियां होती हैं, उनको करते समय संविधान तथा विधि द्वारा प्रदत्त मानदंडों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अर्थात इन पदों पर जातिवाद में के आधार पर अपना तेरी करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे द्वारा जो कार्यवाही की गई है, उसके आधार पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गण तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित 7 साल की सजा पाते
हुए जेल जाने योग्य हैं। इसी तरह गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश तथा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों ही उनके पदों से इम्पीच किए जाने योग्य हैं, क्योंकि यह पब्लिक सर्वेंट्स जानबूझकर हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। यदि संसद में बैठे लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी हमारे मामले में इसलिए नहीं कैरी आउट करना चाहते हैं कि हम उनकी जाति के में पैदा नहीं हुए या उनके लिए हम किसी तरह का कोई व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, तो हमारी यह इनएलिजिबिलिटी संविधान तथा विधि के तहत उन्हें हमारे द्वारा मूव रिप्रेजेंटेशंस के आधार पर कार्रवाई न करने का कोई भी लीगल तथा मोरल जस्टिफिकेशन प्रदान नहीं करती है। वैसे तो इस देश में हंगामा करने वालों की कमी नहीं है, परंतु आज सच्ची बात की सपोर्ट में खुलकर आवाज़ उठाते हुए हमारा साथ देने में संकोच क्यों है? ईश्वर चाहिए या ईश्वर से चाहिए? ईश्वर से चाहिए, क्या चाहिए? आनंद। हम आपके समक्ष स्थूल शरीर में इस संसार को अपने जीवन काल में ही स्वर्ग बनाने हेतु मानवता तथा जीव मात्र की सेवा में समर्पित उपस्थित हैं। यह तो ईश्वर की प्रकाशना रेवलेशन का परिणाम है। उसकी कृपा से हमारे पास संपूर्ण मानवता के सभी दुखों को समाप्त करने का पूर्ण नियोजन के तहत प्रबंध है। Rome was not built in a day. Anand has not been sent without making him capable enough to do his assigned job. आशा है अब भारत की आत्मा जागेगी और अपने आनंद को पहचानेगी। महाकालीन समालोचनम परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से शुभकामनाओं सहित धन्यवाद। श्री आनंद सिंह, यूपीजेएस, उत्तर प्रदेश जुडिशल सर्विस। दिनांक 22 फरवरी 1997, माघ पूर्णिमा।